अ वेरी वार्म वेलकम स्टूडेंट्स। देखते ही देखते देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी शुरू हो गया। कैसे लग रहे हैं आपको ये थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से इनोवेटिव रिवीजन लेक्चर्स? मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा, कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है कि नहीं आपको। चलो इसी नोट पे शुरुआत कर लेते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। इस वीडियो में हम सिर्फ यूनिट 1 और 2 ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 और 4 करेंगे। सबसे पहला यूनिट है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। कौन सी डेट पे आया था? 1 जुलाई 1930। एंड इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। आजकल तो सारे एक्ट्स होल ऑफ इंडिया को ही अप्लाई करते हैं। पहले जैसे पार्टनरशिप एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था, वैसे ये भी इट वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बाद में सब हटा दिया। आज भी अगर आप देखोगे ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो बीच में गैप दिखेगा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस थे। आज भी इफ़ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज साइलेंट, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल। आज भी ऐसा होता है। अच्छा, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन से ही हमें असेंशियल एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द सेलर, अच्छा सेलर होगा, he either transfers or agrees to transfer what? Property in the goods to the buyer for a price। तो 6 एलिमेंट्स तो मुझे यहीं से मिल गए। चलो अब इन्हें ना डिटेल में पढ़ लेते हैं। What are the essential elements of a contract of sale? सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है दैट देयर मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। All the essential elements should be present: offer, acceptance, enforceability, free consent, lawful object, lawful consideration, सब होना चाहिए। एक सेलर होगा और एक बायर होगा। सेलर कौन होता है? सेलर इज अ पर्सन हु आइदर सेल्स और agrees to sell। सेलर कौन है? he either sells और agrees to sell। बायर कौन होता है फिर? बायर इज अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय। ठीक है, वो या तो बाय करता है और ही एग्रीज टू बाय। मैम ये कहाँ से आ गया आपके पास? सेल्स, एग्रीज टू सेल, बाइज, एग्रीज टू बाइज, ये कहाँ से आ गया? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना नीचे मैंने आपको दिया है, वो पहले पढ़ लेते हैं फिर प्रोसीड करेंगे। देयर इज समथिंग नोन एज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल क्या होता है? सेल मतलब द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। जैसे एक्स ने वाई को एक सोफा सेट बेचा, बिल वगैरह सब बनाकर दे दिया उसने, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, ये सेल है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। तो हम कुछ कंडीशंस डाल देते हैं, अगर वो तुमने पूरी कर ली तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई से कहा कि तुम्हारे पास 500 शर्ट्स हैं क्या? बोला नहीं 500 तो नहीं है, तुम एक काम करो, तुम नेक्स्ट वीक आ जाना, मैं सब बना के रखता हूँ। क्या एक्स उन 500 शर्ट्स का ओनर बन गया? वो तो अगले हफ्ते बनेगा ना, तो मतलब ओनरशिप उसे फ्यूचर में मिलेगी। दिस इज एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, एक्स ने वाई से कहा मैं तो तेरा स्कूटर इसी शर्त पे खरीदूंगा कि तू पहले ना इसकी सर्विसिंग करा। तो ये केस में जब वो कंडीशन पूरी कर देगा, जब वाई उसे सर्विस करवा देगा, तब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी।
अच्छा, अब इसे रिलेट करो विद सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। इन केस ऑफ सेल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। तो सेलर कौन है? वो ही इज़ अ पर्सन हु आइदर सेल्स इन केस ऑफ सेल और हु एग्रीज टू सेल इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, ये बायर कौन होता है? बायर इज अ पर्सन हु बाइज और हु एग्रीज टू बाय। बाइज इन केस ऑफ सेल, एग्रीज टू बाय इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। कितना सिंपल है। देर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। देखो हम ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप से ही कंसर्न्ड है। डिलीवरी, पेमेंट ऑफ प्राइस होता रहेगा ना बाद में, अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है। सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी बताओ? मैंने अभी बताया, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। अच्छा, तो ये बताओ फिर एग्रीमेंट टू सेल में कब होगी ट्रांसफ़र? एट अ फ्यूचर डेट और on fulfillment of certain conditions। तो या तो ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी सेल में, या एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट पे होगी। किस चीज की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो? गुड्स की। व्हाट आर वी ट्रांसफरिंग? ओनरशिप। किस में? गुड्स में। कितना लॉजिकल है ना। सेलर बायर क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी। किस में? गुड्स में। गुड्स क्या होता है? मूवेबल या इमूवेबल? गुड्स मतलब, बोलो बोलो बताओ। मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल तो गुड्स है ही नहीं। अच्छा, तो गुड्स में आता क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? देखो, मूवेबल में आएगा शेयर्स, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, एनीथिंग विच इज अटैच, लेकिन उसे आप सेवियर करना चाहते हो, कट कर दोगे। जैसे क्रॉप्स हैं, उसे मैंने काट दिया, बैग्स में भर दिया, मूवेबल हो गया। तो शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ये सब कट कर सकते हो ना, तब तो मूवेबल हो जाएगा ना वो। तो हाँ, उनकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो आप। वो गुड्स हैं, लेकिन गुड्स में क्या नहीं आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। और क्या नहीं आएगा? अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आएंगे। वो मनी, वो गुड्स नहीं है। एंड मनी, ये गुड्स नहीं है। लेकिन मैम मनी में मतलब उसमें भी तो कुछ था ना, हमने पढ़ा था एक्सेप्शन जैसा। देखो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपके लिए। इज मनी गुड्स? आंसर करो। नहीं, मनी गुड्स नहीं है, क्योंकि यू कांट बाय एंड सेल मनी। नो, मनी मतलब क्या? करेंसी विच इज करंटली इन सर्कुलेशन। करेंसी विच इज करंटली इन सर्कुलेशन, ये गुड्स नहीं है। नोट नहीं, वो भी नहीं है। ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स जो अब सर्कुलेशन में है ही नहीं, हाँ वो गुड्स हैं। हाँ ये गुड्स हैं, यस सॉरी, ये गुड्स नहीं। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? अब ठीक है। नहीं, ये भी नहीं। और ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स, हाँ ये गुड्स हैं, क्योंकि ये तो अभी सर्कुलेशन में है ही नहीं ना। तो मनी गुड्स नहीं है, नोट्स गुड्स नहीं है, ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स हाँ है। अच्छा, प्राइस, कोई भी फ्री में तो कुछ सेल नहीं करेगा, प्राइस चाहिए उनका। प्राइस मतलब क्या? प्राइस मीन्स मॉनेटरी कंसीडरेशन। क्या लिखोगे आप? प्राइस मतलब मॉनेटरी कंसीडरेशन। मॉनेटरी कंसीडरेशन मतलब पैसा। अच्छा सुनो, मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने गुड्स के लिए गुड्स दे दिए, तो वो सेल है? अरे ये तो बार्टर हुआ ना, ये सेल थोड़ी ना है, तो बार्टर है, दिस इज नॉट सेल। अच्छा ना, मैंने गिफ्ट कर दिया, मैंने आपको गुड्स दिए, आपसे पैसे ही नहीं मिले,
हाँ, ये तो गिफ्ट हुआ ना, ये सेल थोड़ी ना हुआ, ये सेल नहीं है, ये तो गिफ्ट है। अच्छा, मैंने गुड्स दिए, पार्टली गुड्स पार्टली मनी, ऐसा कंसीडरेशन मिला, चलेगा? जैसे मैंने मेरा पुराना टीवी दे दिया, नया टीवी ले लिया, और जो भी डिफरेंस था वो प्राइस में सेटल कर दिया, पैसे में। हाँ, ये सेल है ना, पैसा है ना, ये सेल है। मनी होना चाहिए, आधे गुड्स आधा मनी भी चलेगा, मनी होना चाहिए। कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, पार्टली ओरल पार्टली राइटिंग, कैसे भी चलेगा, बस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पेमेंट कभी भी करो, डिलीवरी कभी भी करो, ओनरशिप वो इम्पॉर्टेंट है। पेमेंट इमीडिएट भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है। सिमिलरली डिलीवरी इमीडिएट भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है। तो आप चूज कर लो आपको कैसे करना है। हम तो सिर्फ भाई ओनरशिप से कंसर्न रखते हैं, डिलीवरी प्राइस जो जैसा करना है आप वैसे कर लो। स्टूडेंट्स, देखो आपकी वर्कबुक कंप्लीट है या नहीं, पॉज द वीडियो, राइट एवरीथिंग प्रॉपरली। लिख लिया? ये देखो, ये लिखा था, ठीक है, डन, ओके ओके। गुड्स क्या है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स में बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, या फिर कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग मतलब दे आर इन एग्जिस्टेंस at the time of contract of sale। मतलब वो बन के रेडी है, सेलर के पास खरीद के रेडी है, सब रेडी है। ये यहां पर दे मे बी आइदर स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, या फिर अनअसर्टेन गुड्स। मैम स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एट वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो की वर्ड है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे ही मैंने बता दिया मुझे तो यही गुड्स चाहिए। जैसे मुझे तो यही कार चाहिए और कोई दूसरी कार नहीं चलेगी। अब कार तो रेडी है शोरूम में, मैंने बोल दिया इतने में से मेरे को तो यही चाहिए, इसी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दे आर स्पेसिफिक। फिर ये अनअसर्टेन क्या होता है? अनअसर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड, they are not agreed upon at the time of contract of sale. So they are not identified, they are not agreed upon. Let's say कि ना गोडाउन में 500 बैग्स पड़े हैं, मैंने बोला भाई इनमें से ना मेरे को 100 बैग दे दे राइस के। अब इन 500 में से मेरे 100 कौन से पता नहीं, ये जितने भी बैग्स पड़े हैं ना दे आर ऑल अनअसर्टेन्ड गुड्स, सारे अनअसर्टेन्ड है। हाँ, फिर बाद में सेलर ने क्या किया, इनमें से 100 बैग्स मेरे लिए साइड में निकाल कर रख दिए, देन दे बिकम असर्टेन्ड गुड्स। ठीक है, तो जब बल्क की बात हो रही है तो वो अनअसर्टेन, उसमें से मैंने निकाल दिया असर्टेन्ड। सो दे आर आइडेंटिफाइड, they are agreed upon after, कीवर्ड क्या है यहां पर, after the contract of sale. Now what is the difference between specific goods and ascertained?
देखो स्पेसिफिक गुड्स वो हैं विच आर एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और असर्टेंड वो हैं विच आर एग्रीड अपॉन आफ्टर द टाइम। तो इसमें से मैंने बाद में निकाल दी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बाद में निकाल दी, दे आर असर्टेंड। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? फ्यूचर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर टू बी मेड, अच्छा वर्ड यूज करना है तो टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस्ड, टू बी acquired by the seller after the contract। तो क्या ये बोल सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल ही हुआ ना, बनाना बाकी है, उसे अक्वायर करना बाकी है, उसे प्रोड्यूस करना बाकी, फ्यूचर में करेंगे। फिर ये कंटिंजेंट क्या होते हैं? कंटिंजेंट गुड्स आर दोज गुड्स द acquisition of which by the seller depends upon either happening or non-happening of some uncertain event। okay, so it depends upon either happening or non happening of some uncertain। मतलब मुझे गुड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, इवेंट होने या ना होने पे वो डिपेंड करता है। दे आर कंटिंजेंट गुड्स, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ पॉज द वीडियो, ये लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले लिखो, प्रैक्टिस करो, वर्कबुक कंप्लीट होनी चाहिए। ये हमारे लास्ट मिनट नोट्स हैं। डन, ओके। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अरे कहाँ चले गए हम, कितनी जल्दी है देखो वीडियो को। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन ऑलवेज गो बैक, यू कैन लिसन टू द वीडियोज़ एंड यू कैन प्रोसीड। What is the effect of destruction or perishing of goods? Goods destroy हो गए, perish हो गए। अगर सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था, ठीक है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट मैंने बना लिया, लेकिन ना कॉन्ट्रैक्ट इधर बन रहे और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब बनना फाइनल नहीं हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। गुड्स पेरिश आप लिखोगे इवन बिफोर, क्या लिखोगे? बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तो ये तो वॉइड हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, क्योंकि अरे वो बना के फायदा ही क्या है, वो तो पेरिश हो गए, सब गुड्स खत्म हो गए। अब सुनो, एक्स ने वाई से कहा मुझे तो तुम्हारी यही कार खरीदनी है, बोले चलो ऑफिस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बना लेते। वो उधर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, फ्लड्स में कार बह गई, या फिर किसी ट्रक ने आया कार को रैम कर दिया, वो इधर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और पता ही नहीं ये कार का क्या हाल हो गया है। कंडीशंस क्या है सेटिस्फाई होने के लिए? कंडीशंस ये हैं, कॉन्ट्रैक्ट तभी वॉइड होगा व्हेन द सेल इज ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। भाई यही गुड्स चाहिए, इनके अलावा और कोई गुड्स नहीं चलेंगे, भाई यही चाहिए। वही डिस्ट्रॉय हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। द पार्टीज आर अनअवेयर, और गुड्स इतने डैमेज हो गए हैं ना कि पहचानने में नहीं आ रहा कि ये हमारे गुड्स हैं। पार्टीज आर अनअवेयर मतलब सेलर को नहीं पता, ठीक है, सेलर इज अनअवेयर, वो भी लिख सकते हो। पार्टीज में अगर आपको सेलर लिखना है ना, सेलर को भी लिख सकते हो। सेलर इज अनअवेयर, they have become so damaged that they are not as per description in the contract। मतलब हमने लिखा था ये कार सेल करेंगे, ये कार है, पता ही नहीं लग रहा, हाँ इतना एक्सीडेंट हो गया। They are not as per the description, they are so damaged, they are not answering the terms of the contract, contract void हो जाएगा। अच्छा सुनो, goods perish after the agreement to sell is made but before it is sale, before it is sale। मतलब मैंने एग्रीमेंट बना लिया,
लेकिन वो सेल बनने से पहले ये जो ड्यूरेशन है ना, तभी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, ये ड्यूरेशन में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब लॉ बोलते देखो सिर्फ एग्रीमेंट बना है ना, गुड्स सेल तो हुई नहीं है, देखते हैं स्पेसिफिक है क्या गुड्स, अभी तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना, वही गुड्स चाहिए, उसके अलावा तो कुछ बायर एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइड हो गया क्योंकि स्पेसिफिक है ना, उनके अलावा तो कुछ और एक्सेप्ट होगा ही नहीं बायर को। फ्यूचर गुड्स है, अच्छा सुनो फ्यूचर गुड्स है ना, तो यहाँ पर भी वॉइड हो सकता है, एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है इफ द गुड्स आर रीजनेबली आइडेंटिफाई, आ गया मेरा पेन, ओ ओ ओ ओ, if the goods are identified for sale, ठीक है, तो अगर हम उसे लाइक सफिशिएंटली आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लाइक मोर और लेस तो आइडेंटिफाई हो ही चुका है, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा, भले वो फ्यूचर में होने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सफिशिएंटली बोल सकते हो आप, आइडेंटिफाई तो करके रख लिया कि यही देना है, तो अगर वो नहीं दे सकते देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इंटरेस्टिंग बात तो अभी आएगी, इन केस ऑफ अनअसर्टेन, कुछ डिसाइड किया नहीं है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा, क्या बात करो, गुड्स कहाँ से लाएंगे, किधर और से ले आओ, आपके पास नहीं है किधर और से ले आओ, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। नॉन परफॉर्मेंस विल अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्यों, आपके पास गुड्स नहीं है ना, उन्होंने आइडेंटिफाई थोड़ी ना किए थे, किधर और से जाके ले आओ, कॉन्ट्रैक्ट तो भाई वैलिड होगा। स्टूडेंट्स जस्ट चेक, ये सब लिख लो। डन, ओके। नेक्स्ट वी हैव प्राइस ऑफ गुड्स, देखो प्राइस तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि प्राइस ही नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही नहीं बनेगा। अब ये प्राइस कौन डिसाइड करेगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है वही डिसाइड करेंगे, पार्टीज ही डिसाइड करेंगे, या फिर वो मैनर बताएंगे कि इस हिसाब से प्राइस फिक्स करना है, मैनर मतलब वो फॉर्मूला बता सकते हैं, फिर वैल्यूअर के पास जा सकते हैं, वो बताएंगे कैसे डिटर्मिन होगा। समटाइम्स कोर्स ऑफ डीलिंग्स में डिटर्मिन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन ही रहा है, मतलब चलते चलते हमने बोला ये ऐड कर दो ये ऐड कर दो, प्राइस बन गया। समटाइम्स इट मे बी फिक्स्ड बाय सम थर्ड पार्टी, हम थर्ड पार्टी किसी एक्सपर्ट के पास चले गए। अच्छा, अगर ये थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट फिक्स प्राइस, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बायर को थोड़े बहुत गुड्स डिलीवर कर दिए थे, हमने बायर को फ्यू गुड्स दे दिए थे, वापस तो नहीं मांग सकते, तो लॉ बोलते ठीक है एक काम करो, इन गुड्स का ना तुम कुछ रीजनेबल प्राइस ले लो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो प्राइस तो डिटर्मिन ही नहीं हुआ ना, तो इसका कुछ रीजनेबल प्राइस ले लो, और जो रिमेनिंग है जिसका प्राइस फिक्स ही नहीं हुआ उसको वॉइड कर दो, ठीक है, तो इसका कुछ रीजनेबल प्राइस ले लेना। स्टूडेंट्स देख लो, ये लिखा है ना आपने, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है, फटाफट हम जाएंगे यूनिट 2 की तरफ, जो है कंडीशंस एंड वारंटीज। बहुत ही छोटा सा यूनिट है, एक ही स्लाइड में हो जाएगा हमारा। कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशंस आर स्टिपुलेशंस essential to the main purpose of the contract। अरे वो गुड्स खरीदने का मेरा एक ही पर्पस था, वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जब मेन पर्पस ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो मैं वो गुड्स का क्या करूं। अब मैंने कार खरीदी थी टूरिंग के लिए, अब वो ही नहीं सर्व हो रहा तो मुझे वो गुड्स तो चाहिए ही नहीं, रिजेक्ट कर दूं, रिजेक्ट द गुड्स, क्योंकि आपका मेन पर्पस ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, रिजेक्ट द गुड्स, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट करो, प्लस यू कैन क्लेम डैमेजेस, रिजेक्ट करो, टर्मिनेट करो, डैमेजेस क्लेम करो, क्योंकि तुम्हारा मेन पर्पस तो सेटिस्फाई नहीं हुआ।
फिर ये वारंटी क्या होती है? वारंटी इज अ स्टिपुलेशन which is only collateral to the main purpose ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ कोलैटरल है, कोलैटरल का मतलब सिर्फ एडिशनल है, मेन पर्पस सेटिस्फाई हो रहा है, सिर्फ एक एडिशनल पर्पस सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो लॉ बोलता है देखो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, मेन पर्पस तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है ना, सिर्फ एक एडिशनल पर्पस सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, यू कैन नॉट टर्मिनेट, यू कैन क्लेम डैमेजेस ओनली, बस सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, कंडीशंस में ये इम्प्लाइड कंडीशंस कौन सी हैं? लॉ बोलता है कि भाई हर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रही है तो कंडीशंस होंगी ही ना उसमें। वी हैव कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप। यहाँ पर हमारा अजम्पशन क्या है? देखो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेलर इज द ओनर, ये हमारा अजम्पशन है। हमें अगर बाद में पता लगा ना सेलर ओनर नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। देखो रेमेडीज सब में सेम ही रहेंगी, सब में सेम ही रहने वाली है, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट द गुड्स, क्लेम डैमेजेस। अच्छा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर हमारा अजम्पशन क्या होगा? यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे दैट द गुड्स आर एज पर डिस्क्रिप्शन। हम अज्यूम करेंगे दैट द गुड्स आर एज पर द डिस्क्रिप्शन। नहीं है, रिजेक्ट कर दो, जो मांगा था वो आया ही नहीं, रिजेक्ट कर दो, क्लेम डैमेजेस। सेल बाय सैंपल, यहां पर क्या अज्यूम करोगे? जो बल्क आया है ना, जो बल्क आया है वो सैंपल के हिसाब से ही है। अजम्पशन क्या होगा? बल्क इज एज पर सैंपल, नहीं हुआ तो रिजेक्ट। इट शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट, लेटेंट मतलब हिडन, जो हमें यूज़ करने पे ही पता लगेगा। ऐसे डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, एक एक हम इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, एक एक सैंपल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम अज्यूम करेंगे दैट द गुड्स विल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हमारा अजम्पशन क्या है? यहाँ पर हमारा अजम्पशन है दैट द गुड्स आर एज पर सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमारा अजम्पशन है दे आर एज पर द सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, ऐसा तो कोई कंडीशन होता ही नहीं है। पहली बात, वो तो बायर को ही चेक करना पड़ता है वेदर द गुड्स आर ऑफ द क्वालिटी दे रिक्वायर, दे आर फिट फॉर द पर्पस। अजम्पशन ये है दैट द बायर बीवेयर, ऐसी ना कोई कंडीशन है और ना कोई वारंटी है एज टू क्वालिटी और फिटनेस, वो तो आपको ही बायर को ही चेक करना है। पर इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये हैं दैट द बायर हैज़ मेड हिज पर्पस नोन टू सेलर, उसने बताया मुझे गुड्स क्यों चाहिए, एंड ही रिलाइज ऑन सेलर्स स्किल, कि भाई तू बता क्या लेना चाहिए। जैसे मुझे ना कार चाहिए जो माउंटेन पे चढ़ जाए, अब मैंने मेरा पर्पस सेलर को बता दिया कि मुझे ये कार चाहिए, वो बोलता है ये XYZ कार ले जाओ, मैंने बोला भाई तू कार का डीलर है, तुझे ज़्यादा मालूम, मैंने खरीद ली। सो वी रिलाई, और हमको ऐसा क्यों विश्वास आया उसको उसके ऊपर? बिकॉज द सेलर हैज़ बीन डीलिंग इन दोज गुड्स सिंस लॉन्ग, वो काफ़ी टाइम से उस पर डील कर रहा है, तो हमें लगा कि भाई उसे ज़्यादा नॉलेज होगी हमसे।
कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी मतलब क्या? स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, बहुत फास्ट लिख रही हूँ, कैन एनी टाइम पॉज द वीडियो, यू कैन गो बैक, यू कैन लिसन टू द एक्सप्लेनेशन अगेन, आपके हाथ में है। मर्केंटेबिलिटी मतलब क्या? मर्केंटेबिलिटी का मतलब है फिट टू बी सोल्ड। इट इज फिट टू बी सोल्ड। Assumption that the goods are of quality that they can be sold. Okay, so we assume that goods are saleable, मतलब वो ऐसी क्वालिटी के हैं कि वो आगे सेल हो सकते हैं। कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस मतलब खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। तो हमारा अजम्पशन यहाँ पर ये है दैट होलसमनेस मतलब फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ऐसा होना चाहिए कि आप कंज्यूम कर सकते हो, गुड्स ऐसे होने चाहिए। नहीं है, रिजेक्ट कर दो, डैमेजेस क्लेम कर दो कि भाई हमें पेट खराब हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा, जो भी डैमेज है क्लेम कर लो, या प्राइस भी क्लेम कर सकते हो। यस, समटाइम्स देर आर कंडीशंस इम्प्लाइड बाय कस्टम्स। ये कौन से कस्टम्स हैं? ये है ट्रेड कस्टम्स, इन्हें हम यूसेजेस भी बोलते हैं, ट्रेड कस्टम्स यूसेजेस भी बोलते हैं। कभी कभार ट्रेड कस्टम बोलते हैं कि नहीं, बायर भी वेयर नहीं होगा, सेलर को बताना है कोई डिफेक्ट है या नहीं। तो ठीक है, अभी कस्टम ऐसा बोल रहे तो करेंगे। स्टूडेंट्स देख लो आपने सब बराबर लिखा है कि नहीं, वर्कबुक कंप्लीट होनी चाहिए हमारी। यस, ओके। इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड मतलब क्या? इम्प्लाइड मतलब लॉ अज्यूम करते कि भाई ये तो होगा ही ना कॉन्ट्रैक्ट में। वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन। क्वाइट पोजेशन मतलब देखो, एक बार मैंने गुड्स खरीद लिए ना, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे वो गुड्स यूज़ करने मिलने चाहिए। सो इट इज़ दैट वी आर फ्री टू enjoy quiet possession of goods. वी आर फ्री टू enjoy possession, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्ब करोगे मैं डैमेजेस क्लेम करूंगी। हम अज्यूम करेंगे गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स चार्ज। हम ये अज्यूम करेंगे दैट इट इज़ फ्री, इट इज़ नॉट गिवन एज सिक्योरिटी, उस पर लोन नहीं लिया है, वो फ्री एसेट है, वो बाय और सेल कर सकते हो फ्रीली, उसको कोई सिक्योरिटी के तौर पे आपने उसे नहीं दिया है। अगर गुड्स में कुछ भी डेंजरस है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करो। सो हियर इफ द गुड्स आर डेंजरस, इन्फॉर्म द इग्नोरेंट बायर। अगर आपको लगता है इसे नहीं पता तो उसे इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्म द इग्नोरेंट बायर ऑफ द प्रॉबेबल डेंजर। आपको लगता है ना कि गुड्स में कुछ गड़बड़ है, मतलब जैसे क्रैकर्स हैं, अभी आपको तो सेलर को सेलर शुड टेल द बायर कि भाई देखो क्रैकर्स हैं, इन्हें प्लीज़ बच्चों से दूर रखना, इन्हें गैस वैस से आगे, आग के आगे मत लगाना, क्रैकर्स है। अगर आपको लगता है कि भाई बायर को ये सब नहीं पता है, आपकी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछा था, हमको लगा कि आप बेवकूफ़ आ गया है, तो आपकी ड्यूटी है कि उसे बताओ कि ये ऐसा ऐसा डेंजर है। कभी कभार स्मॉल पार्ट्स होते हैं, बच्चों अटक सकते हैं, तो प्लीज़ उन्हें बताओ। समटाइम्स वारंटी मे बी अफिक्स्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। ट्रेड कस्टम बोलेगा कि ये वारंटी है तो माननी पड़ेगी। कैविएट एम्प्टर, इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या है? कैविएट एम्प्टर मीन्स, यस क्या लिखूं मैं यहाँ पर, लेट द बायर बीवेयर। देखो सेलर तो अपने गुड्स का डिफेक्ट कभी बताएगा ही नहीं, बायर हैज़ टू चेक द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग, बायर बीवेयर। ये सेलर कभी नहीं बताते अपने डिफेक्ट्स, आपको ध्यान देना है।
हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं. अंडर दीज एक्सेप्शनल केसेस बायर बीवेयर नहीं होगा, सेलर लायबल होगा. बायर इज नॉट लायबल, सेलर विल बी लायबल. जैसे ना आपने गुड्स खरीदे थे डिस्क्रिप्शन, सैम्पल या दोनों पे, तो बायर तो यही अज्यूम करेगा दैट गुड्स आर एज पर द सैम्पल, दे आर एज पर द डिस्क्रिप्शन. अगर नहीं निकले तो क्या हम बायर को ब्लेम करें? सेलर ही लायबल है ना, सेलर इज लायबल. हमने तो उसके स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया था, हमने उसको पर्पस भी बताया था, वो उसने गलत गुड्स बताए, तो इसमें बायर की क्या गलती है? बायर तो कार लेकर निकल गया, वो टूरिंग माउंटेनियस रीजन के लिए सूटेबल ही नहीं है, तो फिर इसमें बायर की क्या गलती है? गुड्स आर सोल्ड बाय मर्केंटेबल क्वालिटी, तो वो अगर नहीं निकले हम बायर को थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हैं. सेलर ने तो एक्टिवली कंसील किया डिफेक्ट कि हमें तो इंस्पेक्शन पे भी पता नहीं लगा. बायर इज नॉट लायबल, सेलर लायबल है. इम्प्लाइड बाय यूसेज है कि नहीं नहीं बायर चेक नहीं करेगा, बायर लायबल नहीं, सेलर तुम चेक करके बताओ, तो सेलर लायबल होगा. गुड्स अगर आप ब्रांड नेम, ट्रेड नेम पे परचेज कर लेते हो, वो जो बोल रहे हैं उन पे रिलाई करते हो, फिर वो अगर आपका पर्पस सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर बायर को कैसे ब्लेम करोगे? तो फिर तो सेल, आपने पर्पस बताया मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, उसने भी वही ब्रांड दिया, तो यू कांट ब्लेम द बायर. नो, वो तो तुम्हारे ट्रस्ट कर रहा है तुम पर. तो ब्रांड नेम में कभी कभार क्या होता है, हम जाते हैं बोलते हैं भाई बॉर्नवीटा देना, तो वो बॉर्नवीटा दे देता है, हमने मांगा ना, सो वी आर लायबल अगर वो हमारा पर्पस सेटिस्फाई नहीं करता. लेकिन वो अगर सामने से देता है तो सेलर लायबल होगा. क्या बात है स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस भी कर लिए हमने, और इसी के साथ साथ तो हमारा यूनिट भी यहाँ तक ख़त्म हो गया, सेकेंड यूनिट ख़त्म हो गया. छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, अभी थोड़ा सा चाय पानी पी कर आते हैं, स्नैक्स खा लो, थोड़ा स्ट्रेच कर लो, आराम कर लो, थोड़ी देर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, और उसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो डालूंगी जहाँ पर हम यूनिट 3 और 4 डिस्कस करेंगे. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.